नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग मौर्य काल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अपने अध्ययन के दौरान विभिन्न मौर्यकालीन शासकों के इतिहास को विस्तार से जानने का प्रयास किया है। आज हम उसी श्रृंखला में नवीन कड़ी के रूप में मौर्य प्रशासन का अध्ययन करेंगे। मौर्य प्रशासन क्योंकि लंबा टॉपिक है, इसलिए हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करने का प्रयास किया है। आज हम प्रथम भाग मौर्य प्रशासन का देखेंगे। मौर्य प्रशासन को अध्ययन के लिए हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे। उसके बाद जब हम अगले वीडियो में भाग 2 पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन का, तो उसमें हम प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे और लास्ट में नगर प्रशासन को देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रशासन के कुछ प्रमुख तत्व कौन कौन से थे, या केंद्र का जो प्रशासन था मौर्य काल का वो किस तरह से था, और कुछ विशेष शासकों के समय में उसमें क्या कुछ प्रमुख परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की दृष्टि से राजा के बारे में, कि राजा का किस प्रकार का वहाँ पर ओहदा रहता था, क्या उसके कार्य रहते थे, किस प्रकार की शक्तियाँ उसे प्राप्त थी, इसके बारे में हम चर्चा इस केंद्रीय प्रशासन के राजा वाले भाग में करेंगे। तो राजा की बात की जाए तो प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक व्यवस्था की वह धुरी था। यानी ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं वो राजा के चारों ओर चक्कर लगाती थी। इसका मतलब ये था कि कोई भी प्रशासनिक, सैनिक या न्यायिक गतिविधियां जो है वो राजा के नियंत्रण में ही होती थी और उनका आधार या केंद्र राजा ही होता था। इस समय में एक विशेष बात ये भी देखने में आती है कि पूर्व के साम्राज्यों या कालों की अपेक्षा राजा का अधिकार मौर्य काल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब वो केवल धर्म का संरक्षक नहीं था, बल्कि वो धर्म का प्रवर्तक भी था। कौटिल्य ने इस बारे में लिखा भी है कि राजा की आज्ञा सभी परंपरा तथा व्यवहारों से ऊपर थी। यानी यदि राजा कोई भी आज्ञा करता था, कोई भी आज्ञा देता था, तो क्या परंपरा चली आ रही है, आवश्यक नहीं है कि वो उनका पालन करे, या क्या व्यवहार में कोई चीज़ चली आ रही है, ये भी आवश्यक नहीं है कि राजा उनका पालन करे। राजा उसके प्रतिकूल आज्ञा भी दे सकता था, विपरीत आज्ञा भी प्रदान कर सकता था। तो ये एक विशेष बात इस समय में देखने में आती है, जबकि इससे पहले के जो राजा थे वो हमने देखा था, मौर्य काल से पहले के राजा वो परंपरा और व्यवहार का पालन किया करते थे। लेकिन यहाँ पर राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वो अपने अनुकूल, अपने को जो भी उसको ठीक लगता था उस हिसाब से वो आज्ञा दे सकता था। और कौटिल्य के अनुसार वह सभी परंपरा और व्यवहारों से ऊपर थी, यानी सबको मानना अनिवार्य होता था। मौर्य काल को पैतृक निरंकुशवाद की संज्ञा दी जाती है। यहाँ एक विशेष बात और देखने में आती है कि राजा का आचरण तथा व्यवहार प्रजा के लिए आदर्श माना जाता था। यानी राजा किस प्रकार का आचरण करता है या कैसा व्यवहार करता है वो प्रजा के लिए एक तरह से आदर्श के रूप में होता था। इसलिए ऐसा माना जाता था कि जो राजा बनता था उसे कई प्रकार के गुणों से युक्त होना आवश्यक होता था। यानी उसमें कई प्रकार के गुण होने चाहिए, ऐसा माना जाता था। इसीलिए जब युवराज
को राजा बनाया जाता था तो उससे पहले उसे कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रजा का कल्याण ही राजा का सुख होता था, यानी राजा का सर्वोपरि कार्य प्रजा का कल्याण माना जाता था। यदि उसके राज्य में यदि प्रजा का कल्याण हो रहा है, यानी प्रजा के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो राजा उससे सुखी माना जाता था। इसी आदर्श की पालना करते हुए हम अशोक के शिलालेख देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप उसमें वह प्रजा की शिकायत सुनने के लिए हर क्षण तैयार रहता था, इस प्रकार का उल्लेख हमें मिलता है। उसने कई प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख भी किया है, जैसे उसने अस्पताल, सड़क, सराय, इस प्रकार के निर्माण कार्य बहुत सारे कराए थे। इसलिए अशोक की जो निरंकुशता है उसको बौद्धिक निरंकुशता कहा जाता है। कौटिल्य ने राजा के 7 प्रमुख अंग बताए हैं। ये आपको याद रखने चाहिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 7 अंग पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। कौटिल्य के द्वारा राज्य के जो 7 अंग बताए गए हैं वो हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। यानी 7 अंग कौन कौन से हुए? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। राजा के बाद केंद्रीय प्रशासन की दृष्टि से स्थान आता है मंत्री परिषद का। मौर्य प्रशासन की प्रमुख इकाई के रूप में मंत्री परिषद को माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि राजा को मंत्री परिषद प्रत्येक मामले में सलाह दिया करती थी। हालांकि ये राजा के ऊपर था कि वो सलाह को माने या ना माने। मतलब राजा पे कोई बाध्यता नहीं थी कि वो मंत्री परिषद की दी गई सलाह को अवश्य माने, ऐसी कोई बाध्यता उसके ऊपर नहीं थी। मंत्री परिषद 2 भागों में विभक्त थी। एक कहलाता था मंत्रीन और दूसरा कहलाता था मंत्री परिषद। मंत्रीन 3 या 4 सदस्य होते थे जिनका राजा और प्रशासन पर काफ़ी प्रभाव था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक समीप के लोगों का समूह था जो मंत्रीन कहलाता था। इसमें 3-4 प्रमुख लोग हो सकते थे। युवराज हो सकता था, महिषी यानी रानी हो सकती थी, पुरोहित हो सकता था या सेनापति हो सकता था। इस तरह 3-4 लोग प्रमुख होते थे जो राजा के बहुत ज़्यादा करीबी होते थे। उनको मंत्रीन की संज्ञा दी जाती थी। मंत्री परिषद जो कि दूसरा भाग था, ये अपेक्षाकृत बड़ी संस्था थी और इसके सदस्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा भी होती रहती थी। मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात होती थी, जिस परीक्षा को उपधा परीक्षण कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, वो परीक्षा जिससे मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती थी उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। इसमें पास होने वालों को ही मंत्री परिषद में स्थान मिलता था। मंत्री परिषद में प्रमुख जो लोग थे उसमें पुरोहित, महामंत्री, सेनानी, युवराज आदि प्रमुख पदाधिकारी होते थे। कौटिल्य ने मंत्रीन और मंत्री परिषद को वेतन तथा कार्यों के आधार पर इसका अंतर भी स्पष्ट किया है। अशोक ने अपने अभिलेख में मंत्री परिषद के लिए परिषा शब्द का भी प्रयोग किया है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अशोक के अभिलेखों में मंत्री परिषद के लिए परिषा शब्द प्रयोग किया गया है। अमात्य जो तीसरा स्थान केंद्रीय प्रशासन की दृष्टि से प्रमुख रूप से आता है वो है अमात्य। अमात्य क्या है? अमात्य
का स्थान प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग है जो अमात्य के रूप से जाना जाता है। इन्हें जो उच्च प्रशासनिक और न्यायिक पद हैं उन पर नियुक्त किया जाता था। इन पदाधिकारियों की अर्हता यानी क्या इनकी योग्यता रहेगी और किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होगी, इसके बारे में कौटिल्य ने विवरण लिखा है। लेकिन वास्तव में कहाँ तक या व्यवहार में कहाँ तक ये लाया जाता था, इस बात के बारे में जानकारी नहीं है। अब आता है विभिन्न विभाग। कौन कौन से विभाग थे जो केंद्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग थे? उसमें सबसे पहले है वित्त विभाग। वित्त विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं, दो प्रमुख अधिकारियों के नाम यहाँ पे मिलते हैं। एक था समाहर्ता और दूसरा था सन्निधाता। समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कर संग्रहण के क्षेत्र में शीर्षस्थ पदाधिकारी थे, यानी जो कर संग्रह करने वाले लोग हैं उनका शीर्ष सबसे ऊंचा पदाधिकारी जो था वो समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। इसके अधीन कई अध्यक्ष कार्य करते थे जो अपने अपने विभागों से कर संग्रह करते, यानी जो अलग अलग विभाग थे उनका एक अध्यक्ष होता था, वो कर संग्रह करता था और समाहर्ता इस क्षेत्र में शीर्षस्थ पदाधिकारी था। अब समाहर्ता का कार्य क्या था? समाहर्ता का कार्य ये था कि वह राज्य के आय व्यय पर भी नियंत्रण रखता था और मुख्य लेखापाल के लेखों की जांच भी किया करता था। दूसरा जो प्रमुख अधिकारी क्षेत्र में आता है उसका नाम है सन्निधाता। सन्निधाता कोषाध्यक्ष के रूप में काम करता था। इसके अधीन भी कई कर्मचारी काम करते थे और यह आय व्यय के लेखों को सुरक्षित रखता था। यानी देखिए, समाहर्ता और सन्निधाता दो प्रमुख अधिकारी बताए गए हैं। समाहर्ता को आप कर संग्राहक के रूप में देख सकते हैं, यानी कर संग्रह करने वाला था, और सन्निधाता कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था, यानी खजांची के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ये ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है समाहर्ता कौन सा अधिकारी था, आपको ध्यान होना चाहिए कर संग्राहक था, और सन्निधाता कौन का अधिकारी क्या था, तो को ध्यान होना चाहिए कोषाध्यक्ष था। वित्त विभाग के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विभाग मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन की दृष्टि से आता है वो है व्यापार और उद्योग विभाग। अब बात होती है कि व्यापार और उद्योग विभाग का क्या प्रमुख कार्य था। तो इस विभाग का प्रमुख कार्य, ध्यान रखिएगा, खुदरा तथा थोक मूल्यों पर नियंत्रण रखना, माप तौल की इकाई की जांच करना, उत्पाद एवं सीमा शुल्क संग्रहित करना, अवैधानिक व्यापार तथा तस्करी की रोकथाम करना तथा विदेश व्यापार का नियमन करना। ये कुछ प्रमुख कार्य व्यापार और उद्योग विभाग के होते थे। और विभिन्न कार्यों के लिए इस विभाग में 27 प्रकार के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। आपको ध्यान रखना है, 27 प्रकार के अध्यक्ष विभिन्न कार्यों के लिए इस विभाग में नियुक्त किए गए थे। और जो अध्यक्ष थे उनकी स्थिति आधुनिक बाजार पर्यवेक्षक के समान, यानी एक सुपरवाइजर की तरह की स्थिति थी, पर्यवेक्षक की तरह थे जो बाजार में अध्यक्ष की हैसियत से कार्य किया करते थे। अध्यक्ष मंत्रियों के अधीन अपने विभागों के कार्यों की देखभाल करते थे। केंद्रीय महामत्य तथा अध्यक्षों के अधीन कई छोटे अधिकारी कार्य करते थे जिन्हें युक्त और उपयुक्त के नाम से जाना जाता है। व्यापार और उद्योग विभाग के बाद अगला विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है वो है सैन्य विभाग। और सैन्य विभाग का प्रधान आपको पता ही है, प्रमुख पदाधिकारी सेनापति होता था। इस विभाग में कई प्रकार के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 30 सदस्यीय सर्वोच्च परिषद के नियंत्रण में कार्य करता था, जो 6 भागों में विभाजित था और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है
कि मेगास्थनीज ये बताते हैं कि सैन्य विभाग में 30 सदस्यों की सर्वोच्च परिषद थी जो 6 भागों में विभाजित था, यानी उसके 6 भाग थे और हर भाग में 5 सदस्य होते थे। इस तरह से 30 सदस्यीय सर्वोच्च परिषद को बांटा गया था, 6 विभाग और प्रत्येक में 5 सदस्य। समितियां कौन कौन सी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 समितियां आपको ध्यान रखना है। युद्ध सामग्री परिवहन समिति, नौकायन समिति, पैदल सैन्य समिति, अश्वारोही समिति, हस्तिरोही समिति यानी हाथी सेना से संबंधित है, हस्तिरोही समिति और अश्वारोही समिति और रथारोही समिति। सेना में उपकरण तथा अन्य जरूरत की सामग्रियों के प्रबंधक को बलाधिकृत बलाध्यक्ष कहा जाता था, यानी सेना में उपकरण या अन्य जो जरूरत की सामग्री हैं उनकी यदि ज़रूरत है तो उसे प्रबंधक जो था उसको बलाधिकृत बलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और जो सीमांत प्रदेश हैं उसकी देखभाल करने वालों को पदाधिकारी को अंतःपाल कहा जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैन्य क्षेत्र में 6 प्रकार की समितियां बांटी गई थी। हमने देखा था 30 सदस्यीय सर्वोच्च परिषद है, 6 समितियां हैं, प्रत्येक में 5-5 हैं। ये थोड़ा यहाँ पीपीटी में अश्वारोही समिति रिपीट हो गई है, तो उसको आप एक मान के चलेंगे। 7 समितियाँ नहीं हैं, 6 समितियाँ हैं। युद्ध सामग्री परिवहन समिति, नौकायन समिति, पैदल सैन्य समिति, अश्वारोही समिति, हस्तिरोही समिति और ये अश्वारोही वापस रिपीट हो गई है, रथारोही समिति, यानी 6 समितियाँ हैं जो प्रत्येक में 5 सदस्य हैं। इस प्रकार 30 सदस्यीय सर्वोच्च परिषद है जो कि सेना का कार्यकाल करती है। और सेना में उपकरण और अन्य जरूरत की चीज़ों का प्रबंध करने वाला बलाधिकृत बलाध्यक्ष कहलाता था, और जो सीमांत प्रदेशों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था उसे अंतःपाल कहते थे। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। धन्यवाद।